है ना, टिप्स फॉर टॉपर्स, उसमें मैं लॉयर्स को, एलएलबी के जो लोग हैं, एलएलएम के जो लोग हैं, जो एमए इंग्लिश के लोग हैं, जो सीएसएस के लोग हैं, जो जो एमएस के लोग हैं, एमएस इंग्लिश के जो रिसर्चर्स हैं, उन सबको मेरा टारगेट उन सबको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और उन सब के हिसाब से ये बातें मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, ये सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक इसको जो है अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकता है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं, आपने सिलेक्शन करनी होती है कि आप किधर जाएं, आप किस तरफ जाएं, यानी कि डाइवर्स फील्ड्स होते हैं आपके पास। आते हैं जी, हमारे पास ग्रुप्स में लोग आते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एमए इंग्लिश करना है, ठीक है, और फिर आके बताते हैं जी कि कौन सी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दें, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसे है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसे है, सारी चीज़ें सामने होती हैं, बड़े रिजर्वेशंस होते हैं लोगों के। याद रखें, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आपका नॉलेज है जो इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इम्तिहान दें, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, 2 महीने में आपने तैयारी की, अपने एग्जाम दे दिया, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो उसका आपको कोई भी फायदा नहीं होता। सबसे पहली बात जो मैंने की वो ये की कि फील्ड की कि आपने फील्ड को जो सिलेक्ट करना है, आपने अपने एरिया को जो सिलेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने किधर जाना है, कि आपने किस तरफ जाना है, किस फील्ड में आपने जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ जी, तो वो कहते हैं जी, कोई कहता है जी कि मुझे वालिदा ने कहा, कोई कहता है जी मुझे अब्बा ने कहा, कोई कहता है जी मुझे मेरे फियांसे ने कहा, किसी को किसने मजबूर किया, किसी को किसने मजबूर किया। वो लोग जो उस फील्ड में शौक से आते हैं, जिनको शौक होता है कि भाई उन्होंने ये फील्ड, ये इसमें पहुंचना है और इसको अचीव करना है, वो लोग ज्यादा एक्सेल करते हैं। और जो लोग जबरदस्ती की वजह से आता है, किसी भी जबरदस्ती की वजह से, वो कभी भी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपका जो फील्ड है उसकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपने किस फील्ड में जाना है। लिंग्विस्टिक्स में जाना है, लिटरेचर में जाना है, लॉ में जाना है, साइकोलॉजी में जाना है, आपने रिलीजन की तरफ जाना है, किधर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, कि आपने जाना किधर है, और जाना आपने उधर है जहां आपको आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनका मैक्सिमम फायदा उठाया जा सके। मेरा एक मानना है इस चीज का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नौ इंसान को सारी जो क्वालिटीज हैं, खुदादाद सलाहियतें, वो दे के इस दुनिया पे भेजा, लेकिन हर आदमी के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी क्वालिटीज डाली होती हैं जो कि वो बाकियों से उसको मुमताज करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं उसको। और आप देखिए अपने अपने फील्ड्स में, आप देखिए कुछ लोग आपको ऐसे लगेंगे, आप कहेंगे राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैंने पहली बात की कि आपने फील्ड जब सिलेक्ट करना है, आपने अपनी इंटरेस्ट को देखना है, खुद को पहचाने। आप जबरदस्ती एमए इंग्लिश की तरफ मत जाएं, आप जबरदस्ती लॉ की तरफ, मेडिसिन की तरफ आप इधर मत जाएं। आपने जब जाना है जिस फील्ड में, उधर जाएं जहां आपका दिल करता है, जहां आपका मिजाज जिसके लिए फिट है, जिसके लिए आपके अंदर स्किल्स भी मौजूद हैं, और आपकी सोच भी उसके हिसाब से ठीक है। अगर आपकी सोच उसके हिसाब से ठीक नहीं है, आई मीन कि आपको, मैं ये कह सकता हूं कि जहां पे आपका दिमाग सही काम करता है। अब कैसे सही काम करता है दिमाग, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, कि अपनी मिसाल देता हूं, अपनी एग्जांपल देता हूं आपके सामने, कि मेरा जो फील्ड है लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स मेरा फील्ड है। लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं, यहाँ मेरे पास ये पेज पे भी हैं सारे, कि मैं सारी रात बैठ के थीसिस पे काम करता रहूं, रिसर्च पे काम करता रहूं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि वो मेरा फील्ड है, मेरी इंटरेस्ट है वो, और मैं उसमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकता हूँ, मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और एक ऐसी चीज़ होती है, आप शुरू करते हो, मुझे इसमें एक और चीज़ भी बता दूं कि मैंने, जब मेरी ये फील्ड है, मैंने उसकी सिलेक्शन की, आई एम मेड फॉर दैट, तो मैं ख्वाब में भी वो चीज़ें देखता हूँ। रिसर्च की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं थीसिस पे चूंकि लोगों को काम करवाता हूँ, मैं उनको सुपरवाइज करता हूँ रिसर्च में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आमतौर पे आपके दिमाग में नहीं आती, इवन कि आई ड्रीम इट्स, ठीक है, ड्रीम भी करता हूँ, मुझे चीज़ें मेरी आंखों से, बंद आंखों में भी नजर आती हैं। बात क्या है कि आई फील माई सेल्फ दैट आई एम फिट फॉर दिस जॉब। तो पहली चीज जो मैंने बात की कि आपने अपने आप को पहचानना है कि आप कहाँ फिट हैं,
कहाँ आप एक्सेल कर सकते हैं, कहाँ क्या आप अचीव कर सकते हैं। तो चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी इंटरेस्ट की जाने बढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली आप इस मुल्क के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट साबित होंगे। हर आदमी, वो जो कहते हैं ना, उस्ताद कौम का मेमार है, बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, आप वाकई कौम का मुस्तकबिल है। आप उस वक्त कौम का मुस्तकबिल है जब आप राइट जॉब पे लगे हुए हैं, आप सही फील्ड में लगे हुए हैं। और अगर आप सही पे नहीं लगे हुए, फॉर एग्जाम्पल आपको, आपका माइंड जो है वो चल रहा था लिटरेचर में, टीचिंग में चल रहा था, और आपने कोई और काम शुरू कर दिया, तो वहां आप सारी जिंदगी बोरियत महसूस करेंगे, सारी जिंदगी आप वहां पे तंग होंगे। लेकिन लेकिन अगर आपका माइंड यहाँ पे चलता है, जिस चीज में आपका माइंड चलता है, वहां देखिए आपकी कैसे आपका दिमाग काम करेगा, कैसे आप आउटपुट देंगे। इसमें मैं दूसरी मिसाल देता हूं आपको, माइंड चलने के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने कोर्स पढ़ाना शुरू किया 2010 में। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल बनाना शुरू किया। मेरा माइंड वहां पे चलता है। आज मुझे किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे फलानी चीज चाहिए, फलानी किताब चाहिए, फलानी किताब पे मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे इस बारे में चाहिए। मेरा माइंड उस पर काम करता है, मुझे पता होता है कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, कहाँ से चीज मिलती है, और मैं 2 लाइनें पढ़ने के साथ ही मैं उसका अंदाजा लगा लेता हूँ। बिकॉज आई एंजॉय स्टडिंग इट, आई एंजॉय रीडिंग इट। जब आप उसमें एंजॉय नहीं करेंगे ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाएं, आप अपने प्रोफेशन को, अपनी फील्ड को अपना शौक बनाएं। देखिए आप कैसे एंजॉय करते हैं। हॉबी जो बोला जाता है ना, ये चीज मेरी हॉबी है। लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, रिसर्च, टीचिंग, राइटिंग, स्टडी मटेरियल, दिस इज माई हॉबी। कि मैं 24 घंटे इस पे काम करूं तो मुझे कोई मसला नहीं है। सो जब आप हॉबी पे बात करते हैं, जब आप अपनी हॉबी को देखते हैं ना, तो डेफिनेटली आप उसमें एंजॉय करेंगे। और जब हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। मैं इसमें असमा शेख की मिसाल देता हूँ, मेरी स्टूडेंट है, यहाँ पे पेज पे भी एडिट है। फैसल की मिसाल देता हूँ। ये लोग, इनकी हॉबी है लिटरेचर, ठीक है, लोगों को गाइड करना इनकी हॉबी है। आप देखें राउंड द क्लॉक दे आर वर्किंग एंड दे आर हेल्पिंग अदर्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी चीज पे परेशान महसूस करें। उसके पीछे यही रीजन है जो मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात मैंने की कि अपनी इंटरेस्ट को पहचाने, अपनी इंटरेस्ट को पहचाने। उसके बाद जब आपने स्टडी पे आपने डिसाइड कर लिया, मैं टिप्स फॉर टॉपर्स की जाने जा रहा हूँ कि पहले, सबसे पहले तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब हमने बात की। और फिर ये मैंने कहा कि कभी भी शॉर्टकट के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज आई बिलीव इट दैट अ जर्नी ऑफ 1,000 miles starts with first step. So you have to keep, you have to pass through every step. ठीक है, हर स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उसमें से ना गुजरे। और अगर आप शॉर्टकट्स लगाएंगे, डेफिनेटली किसी ना किसी जगह पे आपको वो शॉर्टकट आपको परेशान करेगा। वो जो वीक होल होगा, जो गैप होगा, वो आपके लिए ट्रबल्स क्रिएट करेगा। सो उसको क्लियर करके, डेफिनेटली उसको क्लियर करके ही आपको जाना पड़ेगा। नहीं करेंगे, आपको दोबारा उसको उस गैप को दोबारा आपको ब्रिज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं स्टडी की जानब। बिकॉज पहले मैंने बताया कि आप लोग अपनी लाइन में, अपनी फील्ड्स की जानब जाएंगे, बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। सो व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर, ठीक है, पहले से आपने डिसाइड करना है, आपके अंदर एक पैशन है। जब आपने अपने अंदर पैशन क्रिएट कर लिया, जब आपने ये फैसला कर लिया कि नो आई हैव टू डू इट। मैं इसमें एक और मिसाल दूं उससे आपको, क्योंकि मैं आई वांट टू कोट द एग्जांपल्स फ्रॉम माय सेल्फ, माय ओन लाइफ। कि व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जब मैं मास्टर्स के लिए मैं बढ़ा, तो मैं मोहल्ले में अपने यार दोस्तों के पास खड़ा था। किसी ने मुझसे पूछा क्या कर रहा हूं, मैंने कहा मैं एमए इंग्लिश कर रहा हूं। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं लगती एमए इंग्लिश वाली। तो मैंने कहा मुझे यूनिवर्सिटी बताओ कहां से करना है। सो आई क्रिएटेड द पैशन, ठीक है, दिन रात लगाए, शौक बनाया उसको, एंड आई कंप्लीटेड माई डिग्री विद इन टाइम। बात बताइए पैशन की, शौक की बात की है। देन ही सेड कि मैं देखूंगा तब जब आप सीएसएस का एग्जाम क्लियर करोगे। मेरा कोई शौक नहीं था सीएसएस को पास करना, बट मेरे अंदर वो पैशन क्रिएट हुआ उस बंदे ने, जब मुझे ये बात उसने कही। बिकॉज आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। अपने लिए चैलेंजेस लें। जब आपको कोई बंदा डिमोटिवेट कर रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एज अ चैलेंज। सो आई एक्सेप्टेड इट एंड आई डिड इट। कि जब मैं एमए इंग्लिश कंप्लीट कर रहा था, उसके साथ आई आल्सो पास माय सीएसएस एग्जामिनेशन। सुपीरियर सर्विसेज ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं था। शौक मेरा पढ़ना, पढ़ाना है, लिखना है, यही मेरा शौक है। मैंने इसी को आगे परसू करना है, पैशन है मेरा। सो व्हेन आई डिड इट, तो मैंने फिर उसको पूछा। सो एट दैट टाइम ही वाज अ बिट एस्टोनिश्ड कि बंदा ये भी कर सकता है। बात मैंने की
कि मुझे उस बंदे की जो नेगेटिव कमेंट्स थे, आई गॉट पॉजिटिव मोटिवेशन फ्रॉम दैट, कि जब आपकी सराउंडिंग में लोग आपको ये बात कहते हैं कि यू कांट डू इट, आई नीड टॉपर्स, आई नीड टॉपर्स फ्रॉम यू, ठीक है, आई एक्सपेक्ट टॉपर्स फ्रॉम यू। सो जब आप टॉपर्स की बात करेंगे, दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर, तो आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स से इंस्पायरेशन लेंगे, जितना वो आपको दबाएंगे उतना आपने ऊपर की जाने बढ़ना है। अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, उन लोगों को आपने अपनी बातों से नहीं, अपने अचीवमेंट से जवाब देना। सो व्हेन यू हैव गॉट द पैशन, इस नेगेटिव कमेंट से भी आप पैशन लेते हैं। अब इसमें मैं डाइवर्सिटी बताता हूँ। बॉयज के लिए आसान होता है, गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है। गर्ल्स के लिए क्या मुश्किल होता है? घर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, अनमैरिड लाइफ में मुश्किल होता है। पैसे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं आपके ऊपर, इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं। आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट इवन देन आई बिलीव कि ये वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो आपके अंदर मोटिवेशंस पैदा करते हैं। मैं आपको ऐसी कई मिसालें दे सकता हूं कि लोगों ने किस तरह बैठ के मेहनत की और किस तरह जाके उन्हें दिन रात मेहनत की और उन्हें वो सबको अचीव किया। कभी भी जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, उनको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। वो आपके पैशन को इंक्रीज करने की वजह बने, और यही सोच कि आप मेहनत करें कि बिकॉज आपने एक टारगेट सेट किया था दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट। अच्छा, और उस टारगेट को आपने अचीव करके दिखाना है। आपकी अचीवमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा एक बात, कि कामयाबी के सारे वारिस होते हैं और नाकामी जब वो यतीम होती है। लेकिन नाकामी जो है वही आपके लिए एक ऐसा मौका था जिस पे आप इस चीज पे सोचेंगे, आप इस चीज पे सोचेंगे कि अब मैंने कैसे दोबारा उठना है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि वो एक बड़ी जबरदस्त एक बात है कि वो तिफल क्या गिरेगा जो चलता है घुटनों के बल पे। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो चलता है घुटनों के बल पे। सो आप सारे शाह सवार हैं अपने अपने मैदान के। लॉ है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर है, रिसर्च है, या कोर्स वर्क है, एकेडेमिया में, हर फील्ड में आप अपने मैदान के शाह सवार हैं। और आपने गिरना भी है, उठना भी है, मेहनत नहीं छोड़नी। जब आप मेहनत नहीं छोड़ेंगे, जब ऑनेस्ट रहेंगे उसके साथ, तो अचीव करेंगे। यहां बात आ गई ऑनेस्टी की। अब इस ऑनेस्टी को बताते हुए आगे बढ़ूंगा कि ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ऑनेस्टी ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करना है। आपने क्या इंसाफ करना है? पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, हजारा यूनिवर्सिटी, एबटाबाद यूनिवर्सिटी, हरीपुर यूनिवर्सिटी, सारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मास्टर्स के कोर्सेज ऑफर करती हैं, लॉ के कोर्सेज ऑफर करती हैं। हम क्या करते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में एग्जाम की तैयारी करते हैं, जाके बैठ जाते हैं। ये आप अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इंसाफ क्या है? यूनिवर्सिटी ने जो 1 साल का कोर्स प्रेस्क्राइब किया, आप उस ईमानदारी के साथ उसको पढ़ें, सारे को पढ़ें, पूरे को पूरा, अच्छी तरह स्टडी करें। एक किताब को मत फॉलो करें, किसी एक राइटर को मत फॉलो करें, आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेहनत आपको जरूर फायदा देगी। आपने जब मेहनत करनी है, आपने अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। जब आप कंपटीशन में जाके बैठेंगे, वही मेहनत वहां पे बोलेगी। भले दूसरे बंदे ने 4 महीने में मेहनत करके, 2 महीने मेहनत करके एग्जाम दिया, उसने आपसे अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन कंपटीशन में जाके वो गिर जाएगा, आप खड़े होंगे, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन थी। आपने पूरा साल मेहनत की। मैं इसके बारे में यह कहता हूं कि एक फास्ट बॉलर है, क्रिकेट मैच में आता है, शुएब अख्तर, बाउंड्री के पास से वो आता है दौड़ता हुआ, 100 माइल की स्पीड से बॉल फेंकता है और वो जाके विकेट लेता है। उसकी विकेट में जो थ्रिल होती है, जो थ्रस्ट होती है उसके अंदर, जो पैशन होता है, और जो एक स्पिनर एक जगह पे खड़े होकर विकेट लेता है, उन दोनों के अंदर जो है ना, वो जो पैशन है उसमें डिफरेंस होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो इतने दूर से आता है, कितनी मेहनत करता है, आप भी उतने दूर से, जितने दूर से आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सो डेफिनेटली रिजल्ट पैदा होगा। ठीक है, जो चीज आपको कोर्स में यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब की, आप उसको पढ़ें, उसके साथ इंसाफ करें, उसके साथ धोखा ना करें, अपने साथ धोखा ना करें। वरना आप ये खुद कहेंगे फलानी यूनिवर्सिटी ने किया, फलानी ने किया, मैंने पास कर लिया, मुझे जॉब नहीं मिलती। आप जाएं, मैदान में उतरें, कंपीट करें भाई। कौन कहता है माजी फलानी यूनिवर्सिटी के लोगों की डिवीजन ज्यादा होती है, हमारी थोड़ी थी? आप कंपटीशन में जाएं, डेफिनेटली वो फर्स्ट डिवीजनर आपसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत की होती है, उन्होंने शॉर्टकट्स लगाए होते हैं। और फिर जो मैंने बात की कि कोई भी बंदा आपको अगर अनकरेज करने वाले कौन होते हैं,
कौन इनकरेज करता है आपको? जिसको आपकी कामयाबी से, जिसके साथ जो आपकी कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ होता है। वरना हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा ही है कि लोग जब किसी को खुश देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है। ये तो बर्टन रसल खुद कहता है कि यही काम होता है हमारी सोसाइटी के अंदर है। मैंने फिर अगली बात अब करता हूं, टॉपर्स को मैं अगली बात बताता हूं कि टॉपर्स याद करने की नीयत से कभी भी मत पढ़ा करें, चीजों को समझने की नीयत से पढ़ा करें। तालीम आपको इसलिए नहीं दी जाती कि आप चीजों को याद करें। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, क्या वो मैथमेटिक्स सिर्फ याद करते हैं? इस्लामियात पढ़ते हैं, क्या उसको सिर्फ याद करते हैं? इस्लामियात पढ़ते हैं, इस्लामियात में आपको जो चीज़ बताई जाती है, नमाज नमाज के बारे में, जो अकायद के बारे में बताया जाता है, वही आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। आप लिटरेचर को, लैंग्वेज को, लिटरेचर को, लिंग्विस्टिक्स को, इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स को आप पढ़ते हैं, आप उसको लाइफ के अंदर उस फिनोमेना को देखें। मैंने बात की याद करने की नीयत से नहीं पढ़ना, चीज़ों को समझना है, समझ के आपने अपनी सराउंडिंग में देखना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एप्लीकेशन ढूंढता है। और जब आप एप्लीकेशन देखते हैं उसकी, मैं इसकी मिसाल भी दूं कि आई वाज जस्ट डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन आई वाज जस्ट डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में मैं एक लेक्चर दे रहा था। तो वहां उस लेक्चर को, मैं बहुत पुरानी बात है, सन 2004 की शायद बात है, मैं पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा रहा था। तो एक दोस्त के घर गया तो वहां पे हमने टीवी पे एक ड्रामा देखा। उस ड्रामे का नाम था आदम, हवा और शैतान। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, मैंने उस ड्रामे से अंदाजा लगा लिया कि इसके अंदर उसने पैराडाइज लॉस्ट की जो कहानी है उसका थीम उसने अप्लाई किया एज इट इज, कि उन मियाँ बीवी की जिंदगी में वो एक शैतान आता है, उनकी जिंदगी को तबाह करता है। तो वो एक स्मॉल स्केल पे वो चीज दिखाई गई। आप इस तरह चीजों को देखें, सोसाइटी के अंदर नजर आती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल पढ़ते हैं, वह टू द लाइट हाउस पढ़ते हैं, उसके अंदर भी ऐसी चीजें जो आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपने पढ़ा, अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको अपनी सोसाइटी के अंदर नजर आता है कि दुनिया में किसी भी खत्ते में रेवोल्यूशनरीज जो कुछ करते हैं इसी तरह करते आए हैं। बर्टन रसल को क्या कहते हैं, जो चार्ल्स डिकन्स क्यों खिलाफ था, रेवोल्यूशन के खिलाफ हुआ, यही वजूहत थी, यही चीजें थी। अपनी सोसाइटी के अंदर आप देखिए, आपको नजर आती हैं। यह सब कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैंने जैसे बोला कि लिटरेचर जिंदगी है, लाइफ की कॉपी है। ठीक है, लाइफ को कॉपी करता है दीप। तो लाइफ के एस्पेक्ट्स को आप ढूंढें, देखें। आप जब आपने एक चीज पढ़ी तो आप उसको जिंदगी में से ढूंढें, और जब आप उसको इसके साथ रिलेट करेंगे फिर पता चलेगा कि आपने कुछ पढ़ लिया। यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर। ठीक है, जब टॉपर बनने जा रहे हैं तो फिर इसी तरह करना है कि आप रियल वर्ल्ड में इसकी एप्लीकेशन देखें। लिंग्विस्टिक्स वाले, आप इस चीज को देखिए, मैं अभी आपको भी बताता हूं। इसी फिनोमेना को मैं लिंग्विस्टिक्स वालों की तरफ लेके बढ़ता हूं, जो रिसर्चर्स मेरे साथ अभी एडेड हैं। ठीक है, उनके बारे में भी बात करता हूं, फिनोमेना बताता हूं, अभी आपको खुद आइडिया हो जाएगा। लिंग्विस्टिक्स कहती है, जब मैं लिंग्विस्टिक्स पढ़ाता तो मैं कहता हूं कि लैंग्वेज इज एक मीन्स है कम्युनिकेशन का। इसमें क्या होता है, बोलने वाला और सुनने वाला, इन दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेटिव प्रोसेस है, जिसमें बोलने वाला अपना मैसेज बगैर किसी उसके दिमाग की डायसेक्शन के उसके दिमाग तक पहुंचाता है, कामयाबी से पहुंचाता है। ये है लैंग्वेज का मकसद, जुबान का मकसद ये है। अगर मैं यहीं पे आपको अंग्रेजी में लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर दूं तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, बट आई एम श्योर कि मैं जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं, आई एम श्योर कि इसमें आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में चीजों की समझ आएगी। बजाय इसके कि मैं इसको अंग्रेजी में सारी बातें बताऊं, वो तो सारा कुछ यूट्यूब पे मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो मैं इस फिनोमेना की बात कर रहा हूं कि लैंग्वेज का एक फिनोमेना हमने देखा। अब इसको आगे लेके बढ़ूंगा, आपको मजीद आइडिया मिलेगा, इसमें आपको मजीद बात समझ आएगी। जब मैंने ये बात की कि लैंग्वेज जो बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और इसके जरिए कम्युनिकेटिव प्रोसेस होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। कैसा कम्युनिकेटिव प्रोसेस होता है? मैंने इस चीज को जस्टिफाई करना है, मैंने आपको बताना है कि ये कम्युनिकेटिव प्रोसेस है। सो कैसे है ये कम्युनिकेटिव प्रोसेस? में बीइंग अ लिंग्विस्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप चीजों को अपनी सोसाइटी के अंदर देखेंगे तो कैसे देखेंगे। मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, मेंबर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, सारी तकरीर उन्होंने अंग्रेजी में कर दी, सारी तकरीर उन्होंने अरबिक में कर दी। ऑडियंस बैठा हुआ, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, मौलाना साहब ने सारी तकरीर अरबिक में कर दी। ऑडियंस को क्या समझ आना? कुछ भी नहीं समझ आना। मकसद क्या था? कम्युनिकेशन थी, या उनको वो खुतबा सुनाना था?
खुतबा तो हिस्सा है ठीक है जुमे का, लेकिन उससे पहले अगर तकरीब ही सारी अरेबिक में कर दी उसका क्या फायदा होगा जो लोग सुनने के लिए आए हैं। सो लिंग्विस्ट कहता है जी कि वहां पे कोई कम्युनिकेटिव एक्टिविटी नहीं है, बल्कि मौलाना साहब ने सिर्फ बातें बोली हैं। कम्युनिकेटिव एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के दरमियान में जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए, उसको आप देखें। अब जब आप उसको देखेंगे, जब आप उसको देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। एक और मिसाल देता हूं, मैंने इसकी एग्जांपल दी ये कुछ लोगों को मैं बड़ी वो क्लियर भी होगी कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार अटेंड के लिए गया, ठीक है। सो वहां पे वो सेमिनार जो था यूनिवर्सिटी के अंदर दैट वाज ओनली इन इंग्लिश, और स्टूडेंट्स जो थे वो इंटरमीडिएट से वो इंडक्ट हो रहे थे, और इंग्लिश भी नेटिव टाइप्स इंग्लिश वो सारी बोली जा रही थी। वो बेसिकली अपना सारा मुद्दा उनको बयान करना चाह रहे थे। तो सारे वो देहात के लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे सारे वो विलेजेस से आए हुए थे, इस्लामियात के जो लोग होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने जाके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उससे मैंने कहा जी आपने इनको क्या बताया? मैंने कहा जी हमने सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। मैंने कहा भाई साहब उनको भी उर्दू आती थी, हमें भी उर्दू आती थी, आपने इनको अंग्रेजी में बताया, उसका क्या फायदा हुआ? कहते नहीं अंग्रेजी हमारी जुबान है, ये वह। और मैंने कहा जनाब ये कम्युनिकेटिव प्रोसेस नहीं हुआ, आपने अपना पैगाम नहीं पहुंचा। उसने कहा जी आप कैसे कह सकते हैं? मैं जैसे बता रहा हूँ बीइंग अ लिंग्विस्ट, मैं फिनोमेना को प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं इसके ऊपर बीइंग अ रिसर्चर मैं इसके ऊपर ट्रायंगुलेशन लगाता हूँ, आप उनसे टेस्ट ले लें, आप उनसे हाथ खड़ा करके पूछ लें, जिस तरह चाहे आप पूछ लें। आपको अगर इनपुट 70% लोग आज जो बातें आपने बताई उनका जवाब 70% लोग ठीक देते हैं, तो इसका मतलब है आपने जो कम्युनिकेटिव एक्टिविटी की वो पूरी हुई, वरना नहीं हुई। सो लिंग्विस्ट होने के नाते मैं चीज़ों को समझ गया हूं कि सोसाइटी के अंदर मैं फिनोमेना को देख रहा हूं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। यह है कि मैं अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप बता रहा हूं, वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, किसी भी चीज़ पे आप देख सकते हैं। जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात है, अभी इन्होंने बात की। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको क्या सिखाता है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको यह सिखाता है कि आप किताब के अंदर एम्बेडेड थीम्स को देखें कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, कौन उसका ऑडियंस है, किसको मुखातिब कर रहा है, और क्या कहना चाह रहा है, कौन कौन से आइडियाज इसके अंदर मौजूद है। और उन आइडियाज को देखने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो थेरीज लगाई जाती है, और मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों को देखा जाता है। हम क्या करते हैं? हम किताब उठाते हैं, याद करते हैं, जाके इम्तिहान दे के आ जाते हैं। इसी चीज को मैं बता रहा हूं, जब मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, मैं बीइंग अ क्रिटिक, जब मैं उस बंदे को मैंने देखा, मैंने ड्रामा को देखा, ठीक, उस ड्रामा को मैंने देखा, ड्रामा को देखने के बाद मैंने आपसे एक बात कर दी कि भाई उसके अंदर ये पैराडाइज लॉस्ट का थीम लगा हुआ है, तो मैंने बीइंग अ लिटरेरी क्रिटिक ये बात की है। फिर आप अभी की बात करें, कल परसों ये ड्रामा खत्म हुआ, मेरे पास तुम हो, आप उसमें देखें एरिस्टोटेलियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसने ट्रैक हीरो का एलिमेंट लगाया, उसने पिटी एंड फियर के इमोशंस को अराउज किया, और उसने ऑडियंस को, उसने जो व्यूअर्स है उनके इमोशंस को कैथारसिस करवाया। सो अल्टीमेटली पब्लिक जो है दौड़ती हुई गई वो देखने के लिए। ये वो वजह है, अदीब इस तरह खेलता है। आप ये चीजें देख सकते हैं। मैंने बताया ना कि लिटरेचर को, सब्जेक्ट को पढ़ना है तो इस तरह पढ़ना है। लॉ वाले वो भी इसी तरह करेंगे। वो कैसे करेंगे? जिंदगी को, यानी कि जब वो लीगल डिस्कोर्स को देखते हैं, लीगल डिस्कोर्स में जितनी पावर है उसके जरिए जब वो लाइफ को देखते हैं या चीज़ों को देखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें उनके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ लीगल डिस्कोर्स के अंदर, कि लीगल डिस्कोर्स में अक्सर ये होता है कि आप उतनी ही बात बताते हैं जितनी पूछी जाती है, और वही बताते हैं। हमारे यहाँ जो प्रैग्मेटिक्स है या डिस्कोर्स एनालिसिस है, वो स्पेशली इनके साथ रिलेटेड होता है, जो ग्राइस का प्रिंसिपल्स है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, और जो स्पीच एक्ट थ्योरी है वो इसके ऊपर अप्लाई होती है लॉ के ऊपर, कि लॉ के लोग जब बोलेंगे, जब बात करते हैं कोर्ट के अंदर, जब बात करते हैं तो वो उतनी बताते हैं जितना पूछा जाता है। वहां पे अगर गवाह खड़े उतना ही पूछा जाता है। या फिर हमारा लिंग्विस्टिक्स में इसी तरह, स्टाइलिस्टिक्स में, कि हम उससे फिर इंटरप्रेट करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं सेमेंटिक्स के अंदर कि क्या इन चीज़ों की फोरग्राउंडिंग क्या है, बैकग्राउंडिंग क्या है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। कि बंदा जब बात करता है लीगल डिस्कोर्स के अंदर, लॉ में, कचहरी में वो मुजरिम खड़ा है तो वो बात करता है, बात में से आप बात निकाल लेते हैं। लिटरेचर ही आपको सिखाता है ना, आप बात में से, सामने बात कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे 3 बच्चे हैं, तो इससे आप अल्टीमेटली आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि आई एम मैरिड। सो इसका मतलब ये हो कि ये इस चीज को इंप्लाई करती है चीज, और यही चीज लीगल डिस्कोर्स में अप्लाई होती है। सो ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं आपकी अपनी जिंदगी के अंदर, आपके नॉलेज की, कि आप टॉपर तब बनेंगे, तब आप सीखेंगे चीजों को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन को आप देखेंगे। अभी मैं अपनी बात को आगे लेके बढ़ता हूं
कि जो मुझसे अक्सर क्वेश्चंस किए जाते हैं, एक तो मैंने जैसे बात की, एक पूछा जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है और क्या करना है। देखें, यहीं पे जैसे इसी प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को ये एड्रेस करके बता रहा हूं कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं देखा जाता जब आप वहां जाते हैं। इश्यूज होते हैं बाज यूनिवर्सिटीज के, रिजल्ट के इश्यूज होते हैं, इस तरह कुछ चीजें इस तरह की हैं जिनको आप देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये चीजें ना इस यूनिवर्सिटी के साथ ये मसाइल है। कोर्स आउटलाइन डिफरेंट होती है और कोई फर्क नहीं होता। कोर्स आउटलाइन डिफरेंट हो सकती है, डिग्री में कोई फर्क नहीं होता। डिग्री आप जहाँ के भी, जिस यूनिवर्सिटी की भी लेके जाएंगे, आप कंपेटिटिव एग्जाम में आप बैठ सकते हैं अगर वो HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हुए आपने इस चीज को जरूर फोकस रखना है कि वहां तक आप एक्सेस कर सकते हैं, मींस आपके घर के जितना करीब हो आपके लिए आसान है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने जैसे बात कर दी। अब आप लिटरेचर में आगे, लिंग्विस्टिक्स में आगे, या आप लॉ में चले गए, किसी फील्ड में आप चले गए, जिस फील्ड में आप चले गए उसके हिसाब से आप बात करते हैं। उस फील्ड को आपने पढ़ना है, फिर आपने उसको जनून की हद तक पढ़ना है, डीप पढ़ना है, आपने एक एक चीज को आपने स्टडी करनी है। सो जैसे टाइम ड्यूरेशन की बात की इन्होंने फैसल ने, उसी चीज को आगे लेके चलता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो जो कोर्स आपके लिए प्रिस्क्राइब करती है वो 1 साल के लिए होता है। 1 ईयर का कोर्स होता है, 5 टीचर मिलके कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कोर्स और वो कंप्लीट होता है। आप अकेडमी में जाते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पे जाते हैं, या आप जब वो ऑफलाइन ऑन ग्राउंड अकेडमी में जाते हैं, आप एक उस्ताद से पढ़ते हैं, कहते हैं 3 महीनों में पढ़ा दें। और भाई वो 5 घंटे रोज पढ़ते हैं बच्चे, और 5 घंटे और वो 10 महीने तकरीबन। फिर कहते हैं जी और प्राइवेट को नंबर नहीं आते। भाई प्राइवेट को इसी वजह से नंबर नहीं आते कि प्राइवेट सारा काम ही प्राइवेटली करता है, वो प्राइवेट होने के नाते उसे शॉर्टकट्स लगाता है। सो उन शॉर्टकट से बचें, उन शॉर्टकट्स को छोड़ें और मेहनत करें। मेहनत से जी मत चुराएं। 12 महीनों का कोर्स है, 12 के 12 महीने मेहनत करें, और उन 12 महीनों के अंदर आपका रिजल्ट ना आए तो आप मुझे कहना। आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एम इंग्लिश किया 2nd डिवीजन के साथ। वुड यू बिलीव कि पार्ट 1 जब मैंने पास किया, मैंने 50 किताबें पढ़ ली थी, एक बक्सा भरा हुआ था। आज हम किताब खरीदते हुए मैं मोर पड़ती है, मैं बता रहा हूँ, एक बक्सा भरा हुआ था। जितनी मैं अकेडमी में अपने टीचर को फी पे करता था, उतने पैसों की मैंने एक किताब मैंने उतने पैसों की भी खरीदी थी। सो अपनी किताबों से, अपने इल्म से मोहब्बत करें, मोहब्बत का इजहार करें। अच्छा, ये तो ये बात हुई ना। अब जब आप एग्जाम की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, या ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, और इसके बाद आगे यहीं पे एमफिल वालों को भी जवाब दूंगा, जो लोग एमफिल से रिलेटेड यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पूछना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से एमफिल करें, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। याद रखिए कि आपने अपनी जेब को देखना है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आप कितनी फीस पे कर सकते हैं, आप कितना एक्सेस कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी को आप एक्सेस कर। जो यूनिवर्सिटी आपके घर के करीब है, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। HEC का क्राइटेरिया 45% का है। 45% से आगे हर यूनिवर्सिटी की अपनी मर्जी है वो कितने पे आपको एडमिशन देता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह कि हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट लेने का क्राइटेरिया अपना, ये याद रखिएगा। हर यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन अपनी है, और कोई भी यूनिवर्सिटी, यहां लिख के रख ले, कोई भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट MS MPhil नहीं करवाती। और MS MPhil के दौरान आपको रिसर्चर बनाया जाता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं। यही लिटरेचर, यही लिंग्विस्टिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको हर जगह पे ढूंढ ढूंढ के खाई जाएगी। ताहिर अफजल को पता है इस चीज का, ताहिर अफजल ने सारी चीजें देखी हैं, हमने मिलकर ये सारा काम किया, ठीक है। अच्छा, हमने प्रैक्टिकली फिनोमेना को लाइफ के अंदर देखा, और यही चीजें मैं बताऊं कि मैंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी, हमें बताया गया जी कि कुछ बच्चे नाउन लवर्स होते हैं, कुछ नाउन लिवर्स होते हैं। मैंने अपने बच्चों के ऊपर जो है ना ये चीज, इस फिनोमेना को स्टडी किया। बायलिंगुअलिज्म है, सीक्वेंशियल है, साइमल्टेनियस है, सीक्वेंशियल है, ठीक है, अर्ली है, लेटर स्टेज का बायलिंगुअल है। ये चीजें मैंने अपने बच्चों के ऊपर देखी, ये फिनोमेना मैंने खुद ऑब्जर्व किया। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ द स्टडी, कि आप खुद अपने इर्द गिर्द अपने उसके अंदर देखें। लिंग्विस्ट होने के नाते, लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते, आप चीजों को अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसके प्लेयर्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। पोइटिक्स को आप डीपली पढ़ें, उसके प्लेयर्स आपकी अपनी लाइफ के अंदर मौजूद है, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। सो यहां अगली चीज जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, टॉपर्स को अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने लगा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है कि वो कहते हैं जी कि सर तैयारी की, पास नहीं हुए, सारा कोर्स पढ़ा, सारी चीजें याद हैं,
दोबारा इंप्रूवमेंट के लिए भिजवा देते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट में दोबारा इंप्रूवमेंट के लिए एडमिशन भिजवा देते हैं, चाहे वो लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे इस्लामियात पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए एडमिशन भिजवा दिया। फिर पूछा बेटा क्या किया आगे? सर मैं इंप्रूवमेंट के लिए भिजवा दिया, किताबें दूसरी क्या कहते हैं दूसरा एडिशन ले लिया, किताब में हल्के पढ़ रहे थे अब करंट के ले रही हैं, अब फेमस के लिए सर आपके नोट्स ले लिए। ओ भाई बात यह है, ये उसी तरह हुआ कि किसी कुएं में कुत्ता गिर गया तो उन्होंने कहा जी कि इसमें से 40 ढोल निकाल लो कुआं साफ हो जाएगा, पहले उसमें से कुत्ता बाहर निकालना है फिर 40 ढोल निकालने हैं। जो असल मसला है वो आपकी बीमारी थी कि आप फेल क्यों हुए, उसको नहीं ठीक किया, किताबें बदल ली, उस्ताद बदल लिया, अपना इलाज नहीं किया, अपने आप को ठीक नहीं किया, यानी कि अपनी गलतियां कभी भी नहीं समझी। इसमें यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को ढूंढने के आपके साथ क्या मसला है। आप फेल में आपने सारा कुछ पढ़ा, सारी चीजें आती थी, याद कर ली, समझ ली, क्या मसला था। किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी लेवल का है, किसी भी स्टेज का कोई भी एग्जाम है, सीएसएस का एग्जाम है या पीएमएस का एग्जाम है या एमए इंग्लिश का, लॉ का एग्जाम है, साइकोलॉजी का, एजुकेशन का, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, उसके लिए पहले आपको कोर्स की किताबें मिलती हैं, उनको आपने पढ़ना होता है। पढ़ के आपने अपना नॉलेज का जो स्टोर हाउस है उसको बिल्ड करना होता है कि आपका स्टोर हाउस बिल्ड हो। उसके बाद आपने अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, आपने अपने आप को पॉलिश करना है। किसी अच्छे मेंटोर के पास बैठेंगे, किसी अच्छे उस्ताद के पास बैठेंगे, वो आपको काम करवाएगा, खुद से आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। ताहिर अफजल के साथ इस चीज़ पे है कि रिसर्च के मामले में जैसे हमने इकट्ठे काम किया इस चीज़ पे, सो इसको रिसर्च मैं काम कर सकता था, ठीक है, इनकी कोई कमिटमेंट इस तरह की थी कि इनको एफर्ट्स करते हुए थोड़ा सा ये स्लो थे, स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर डिफरेंस कोई नहीं था, पर स्लो एंड फास्ट लर्नर का चक्कर था। सो क्या किया, इनको हमने इंप्रूव किया कि इनके भाई आपके ये मसले, इनको इंप्रूव करो। सो अल्टीमेटली गॉट बी ग्रेड, 80% मार्क्स लिए जनाब ने रिसर्च में। वजह क्या थी, 80% मार्क्स वैसे मुंह उठा के कोई नहीं देता, वजह यह थी कि पीछे एक बंदा खड़ा था, एक मेंटोर खड़ा था, उसने दिखाया कि जनाब यहां ये गलती कर, इसको ठीक करो। सो उस्ताद आपके पीछे खड़ा होता है, वो आपको बताता है कि बेटा आपने तो थीसिस स्टेटमेंट ही नहीं लिखी। अब अच्छा करते क्या है, अस्मा शेख आप भी नोट कीजिए, फैसल आप भी नोट कीजिए, ताहिर अफजल, बाकी लोग, कायनात, रिजवाना एंड अदर फेलोज, हानिया अली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी या भी यूनिवर्सिटी अक्सर आपको एक क्वेश्चन देती है, जो भी क्वेश्चन है ज्यादातर ये होता है कि वो क्वेश्चन थीसिस स्टेटमेंट की बेस पे होता है, और उस थीसिस स्टेटमेंट को बेसिकली आपने अपने आंसर में एलैबोरेट करना होता है। होता क्या, ये मैं सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के हर उस एग्जाम की बात कर रहा हूं जहां पे 15 मार्क्स से लेकर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। हर एक के हिसाब से मैं आपको काम की बात बता रहा हूं। वंस यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आपने सवाल में अटेम्प्ट कैसे करना है। पहली बात तो ये हुई कि आपने पूरा साल आपने मेहनत की, आपने पढ़ा, आपने एफर्ट्स की, आपने किताबें पढ़ी, आपने कोर्स की किताबें पढ़ी, आपने टीचर्स से गाइडलाइन ली, सारा कुछ किया। अब यहां जब आपके साथ ये सब कुछ हो गया, अब वही बात है जैसे आनिया ने पूछ भी लिया कि क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है उसको, चीजें आपके पास सारी हैं। अब ये क्या हुआ, चीजें सारी आ गई, उसके बाद आपने क्या गलती की। मैं इसकी मिसाल देता हूं इस तरह कि एक बंदा बिल्डिंग बनाता है, वो सारा सामान लेके आ जाता है, ला के रख देता है, तो बिल्डिंग तो नहीं बनती। उससे पहले अब उसने किस तरीके से रखनी है चीजें, उसको मिस्त्री लाना पड़ेगा, जो मिस्त्री उसको सिखाएंगे। नॉलेज तो आपके पास है, आप मिस्त्री के पास नहीं जाते, उस्ताद के पास नहीं जाते, चीजें खुद पढ़ी, ठीक है, घर में पढ़ा था, फलाने से पढ़ा था, फलाने से पूछा था, लोगों से पूछा पाछा, मांग तांग के किताबें कर लिया, बस ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई जब वहां पे जो चीज याद थी वो लिख के आ गए। अब होता क्या है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, सीएस का है, मास्टर्स का है, इंग्लिश का है, लिटरेचर का है, लिंग्विस्टिक्स का है, किसी भी चीज का है, तो होता क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में आपने सोचना होता है कि इस पूरे एक साल के अंदर आपने उसके ऊपर क्या क्या पढ़ा, जो जो चीजें आपने पढ़ी। क्वेश्चन पेपर की जो आखिरी जो शीट होती है ना, लास्ट पेज जो होता है, वो इसी काम के लिए होता है कि वहां बैठ के आप माइंड मैपिंग करें, आप ब्रेन स्टॉर्म करें, जो आपके दिमाग में सारा उधर उतारें। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, आंसर शीट इस तरह हमारे हाथ में, क्वेश्चन पेपर ये आया और हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया।
यहाँ एक बात और भी बताता चलूं, अक्सर ये लोग पूछते हैं कितना क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। खुदारा इस बात को जहन से निकाल लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी के पास कोई फीता नहीं होता कि जिससे वो नापें कि आपका सवाल कितना लेंथी है। ये एक वो, मैं ये कहता हूँ कि एक लेमैन जैसे क्वेश्चन है, बच्चों वाली बातें हैं, ये कोई भी नहीं नापता है, ये हमारी गलतफहमी है। हमने बेसिकली यूनिवर्सिटी एक हमारे लिए कला है और उस कला को हमने फतह करना है। यूनिवर्सिटी है या पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई और कंपेटिटिव एग्जाम है, हमने उसको फतह करना है। फतह करने के लिए ये जरूरी होता है कि आपकी प्लानिंग ठीक हो। बहुत पढ़ते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। बहुत मेहनत करने के बाद आपने स्मार्ट वर्क भी करना होता है। और स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, सवाल का जवाब कैसे दिया। ताहिर अफजल विटनेस है इस चीज की कि यूनिवर्सिटी में हम क्लासेस अटेंड करते रहे हैं, 4 पेज डॉक्यूमेंट तैयार करता था मैं, उसी पे हम तैयारी करते, जाके पेपर देते, बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स आते थे हमारे। और वो लोग सारी सारी किताब पढ़ते थे बैठ के। बात क्या होती थी कि हम पूरा प्लान करते थे। अच्छा, आपके पास पेपर आया, आपने उसको आंसर शीट को आपने सबसे मैंने जैसे बात की कि आपके एक तूफान बरपा होता है, आइडियाज का तूफान बरपा होता है। आपने वो आइडियाज पेपर पे उतारने हैं, हौसला करना है, एकदम भागना नहीं शुरू कर देना, हौसला करना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करनी है और बर्दाश्त करके आइडियाज के ऊपर फोकस करना है, लेंथ पे नहीं। आइडियाज को एक उस पेज पे उतारें, उसके बाद देखें किस तरतीब से आपने बयान करना है। आप उनके एक एक जो आपका क्वेश्चन है उसमें थीसिस स्टेटमेंट बनाएं और उसके हिसाब से फिर जो है उस स्टेटमेंट की बेस पे आप अपने पैराग्राफ्स की टॉपिक स्टेटमेंट उसी थीसिस स्टेटमेंट से निकालते जाएं और आखिर में कंक्लूड करें। और इस पे इंशाल्लाह मैं एक वर्कशॉप भी करवाऊंगा अपने इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह हम ऑफर करेंगे राइटिंग स्किल्स के ऊपर, एग्जाम के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से, डिटेल के साथ। तो जैसे मैंने बात की, वहां पे आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे पहले पैराग्राफ में, उसके बाद हर पैराग्राफ के जो टॉपिक सेंटेंस है वो उस थीसिस स्टेटमेंट के पेज से निकले और फिर टॉपिक सेंटेंस के पेज से वो आपके सपोर्टिंग आइडियाज और आखिर में आपकी बात कंक्लूड और लास्ट पे जाके आखिरी पैराग्राफ आपकी सारी बातों को वाइंड अप कर रहा हो। ये वो चीज जो आपने एग्जाम में करनी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो कुछ आता है हम वो लिख के आते हैं, फिर इंप्रूवमेंट नहीं करते, थर्ड डिव दोबारा आ जाती है, आज डिव डिड नॉट इंप्रूव या नॉट इंप्रूव लिखा हुआ आ जाता है। उसका फिर हम क्या कर सकते हैं? हमने तो मसला मैंने बताया कि हमने असल में पंजाबी में कहता है मंजी तलों डांग नहीं फेरी, अपना मसला नहीं ठीक किया, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ रोला कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया, मैं उसको भी डिस्कस करके फिर आगे पढ़ूंगा। एमएस और एमफिल वालों की बातों को भी डील करूंगा कि स्टडी मटेरियल से रिलेटेड दो लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए, लिंग्विस्टिक्स का, लिटरेचर का। तो मैंने जैसे पहले बात की कि चूंकि मेरा ये फील्ड है, मुझे शौक है इस चीज़ का, मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब मैं कोई भी मटेरियल तैयार करता हूँ तो मैं स्टूडेंट की नीड्स को देखता हूँ, पास पेपर्स देखता हूँ, पास पेपर्स के अलावा मैं उस राइटर से रिलेटेड जो लिटरेरी थेरीज होती हैं उनको स्टडी करता हूँ, मैं उनकी नीड्स को असेस करता हूँ। उसके बाद इंटरनेट के ऊपर जितने रिसोर्सेज होते हैं सारे के सारे मैं देखता हूँ। चीज़ों को पहले मैं एक रफ ड्राफ्ट की सूरत में इकट्ठा करता हूँ, फिर उनको एक ऑर्डर में लेके आता हूँ ताकि वो माइंड के हिसाब से ऑर्डर में हो, एक तरतीब से उस तरह बने। और फिर उसको मैं एक दफ़ा फिर प्रूफ रीड हल्का सा मतलब बर्ड आई व्यू लेता हूँ कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट को कंफ्यूज ना करें। फिर उसको मैं पायलट करता हूँ, मैं इसके मैं अपने स्टूडेंट, पहला सेशन में अपने स्टूडेंट पे अप्लाई करता हूँ, फिर बाद में लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको पढ़ें, इसको तैयार करें। ऐसा नहीं होता जैसे डॉक्टर दवाई तैयार करता है ना कि वो मर्ज देखता है, मर्ज के बाद फिर वो पहली दफ़ा जो है वो 2 मरीजों पे अप्लाई करता है, उसके बाद वो बाकियों के ऊपर अप्लाई करता है। सो दिस इज व्हाट वी से दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी बेसिकली अपने सब्जेक्ट के डॉक्टर इसी सूरत में बन सकते हैं जब हम स्टूडेंट की नीड को देखें, उनकी परेशानियों को देखें और उसके बाद उसको आगे करें। अच्छा, इसके बाद आगे बात की उन्होंने रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर की रिसर्च, लिंग्विस्टिक्स की रिसर्च, एजुकेशन की रिसर्च, लॉ की रिसर्च, सारी रिसर्च पे मैं जनरल बात आपको बताने जा रहा हूँ। लिटरेचर वालों की बातें जैसे मैंने अभी बता दी उनको कि आप उसके अंदर जब आप किताब को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसके साथ हम इसको लिटरेचर को वाइंड अप करेंगे, रिसर्च और लिंग्विस्टिक्स जाने पड़ेंगे। किताब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आपने जब किताब पढ़नी है आपने ये पढ़ना है कि इस बंदे ने ये किताब क्यों लिखी, ये किताब किसके लिए लिखी है, उसने किस लिए, कौन था रीडर इसका, और इसके अंदर कौन से थीम्स हैं। ये चीजें आपने ढूंढनी है कि इसमें वो कहना क्या, एक तो वो उसने कहानी कह दिया, कुछ भी कह दिया, लेकिन आप उसके अंदर जो छुपे हुए जो उसके आइडियाज होते हैं, एम्बेडेड थीम्स होते हैं, जो वो आपने देखने होते हैं।
और उन्हीं चीज़ों को आपने फिर एलैबोरेट करना होता है। और ये एक अच्छा तरीका है किसी चीज़ को समझने का। मल्टीपल रिसोर्सेज से आप रिसोर्सेज पे एक्सेस करें। ये नहीं है कि मुंह उठा के बस एक ही चीज़ को पढ़ा, बस ठीक है ये याद कर लिया काफ़ी है। नो, मल्टीपल रिसोर्सेज से करें। पेपर में जब आप टेक्स्ट कोड करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोड कर दिया काफ़ी है, या आप चीज़ें याद कर दी तो याद किया वो लिख दिया तो काफ़ी है, नहीं। सवाल का जवाब देना है, जो उसने पूछा वो जवाब देना है, और ये समझ के देना है कि ये मुझसे पूछ रहा है, मैं इसको समझा रहा हूँ। दूसरी बात, जब आप टेक्स्ट कोड करेंगे पहले आप उसका माहौल बनाएंगे। टेक्स्ट कोड करने के बाद आप 2 या 3 सेंटेंसेस में कोटेड टेक्स्ट को आप एलैबोरेट भी करेंगे ताकि पता चले कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, वरना आपकी इस कोटेड टेक्स्ट का कोई फायदा नहीं है। ये थी बातें लिटरेचर वालों के लिए। और सीएसएस वालों के लिए भी मैंने उसी तरह बताया कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, अच्छा लिटरेचर में जब आप फाइनल में पहुंचते हैं, आखिर में जाके जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड, एसे एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट करें, एसे राइटिंग सेलेक्ट करें, फलां करें फलां करें। मैं आपको बता दूं, बदलते हालात में लिंग्विस्टिक्स की एक अपनी जगह बन चुकी है। 50% पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन के एमसीक्यूज के एग्जाम में लिटरेचर का होता है, 50% लिंग्विस्टिक्स का होता है। वो लिंग्विस्टिक्स जो आप 100 मार्क्स की पढ़ते हैं और आप उसको छोड़ के आप ऐसे या शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, उसका क्या फायदा होगा, क्या वेटेज होगा उसका। इसलिए लिंग्विस्टिक्स से मत भागें। अगर आपके उस्ताद को नहीं आती तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको गाइड करेंगे। हमने उसके लिए बाकायदा चीज़ें बनाई हैं। लिंग्विस्टिक्स का मटेरियल मैंने बड़ी मेहनत करके, लेटेस्ट जो मैंने मटेरियल शेयर भी किया, सॉरी उसका मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर की, किताब पब्लिश होने वाली है इंशाल्लाह मेरी, तो उसके ऊपर मैंने यही मेहनत की है। लोगों की नीड्स को देखा है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की नीड्स को, और उसके अलावा एनटीएस के एग्जाम की नीड को देखा, स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की जो एग्जाम की नीड्स है उनको देखा है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को देख के किताब बनाई है। सारी नीड्स असेस करने के बाद किताब बनाइए कि ताकि आप लोग एग्जाम में जब बैठें तो आप अच्छी तरह तैयार हो, कोई भी एग्जाम आप उसको पास कर सकें। यही पढ़ाई अगर आपको कंपेटिटिव एग्जाम में नहीं बिठा सकती तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब भी सिलेक्ट करनी है लिंग्विस्टिक्स सिलेक्ट करनी है, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि बाकियों का इतना बेनिफिट नहीं है जितना आपको लिंग्विस्टिक्स का बेनिफिट है, डाइवर्सिटी है इसके अंदर। अच्छा, आगे बात करते हैं रिसर्च की। लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स, जब मैंने जैसे बात की, आप नियरेस्ट यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे और उसके हिसाब से आप वहाँ पे कभी भी ये मत सोचें कोर्स वर्क के बाद आप थीसिस के बगैर आप डिग्री कंप्लीट करें। आप कोर्स वर्क के साथ थीसिस जरूर करें, विदाउट थीसिस आप अपना काम मत छोड़ें, मत डिग्री विदाउट थीसिस वाली नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। रिसर्च की तरफ जाने पड़ते हैं। जब आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, जब आपने ए सेलेक्ट करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिजवाना, आप ये चीज नोट कीजिएगा, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ कि आपने अपनी वीकनेसेस को पहचानना है कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं आपकी, आपका दिमाग किस चीज पे चलता है। अगर आपकी वीकनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वीकनेस है आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप मत ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आपको घर से बाहर जाना पड़े, आपको लोगों के साथ मिलना पड़े, डेटा कलेक्ट करना पड़े। आप ऐसी चीज सेलेक्ट करें, ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आप घर पे रह के काम कर सकें। और कभी भी रिसर्च में ये नहीं करना कि जो, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं हमें रिसर्च का टॉपिक बताए हुए टॉपिक पे काम नहीं होता। जिस तरह बताए हुए सब्जेक्ट पे डिग्रियां जो है वो किसी काम की नहीं होती, इसी तरह बताए हुए टॉपिक पे रिसर्च या तहकीक नहीं होती। तहकीक मैंने जैसे लिंग्विस्टिक्स में, जब अगर मेरा फॉर एग्जांपल माइंड चल रहा है, मैं अगर उस चीज पे काम करूं तो वजह क्या है, बताया हुआ टॉपिक नहीं था, शौक था, और ये शौक बंदे को आगे लेके जाता है। उस चीज पे काम करें जिसमें आपका शौक है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है कभी भी आप एक्सेल नहीं कर सकते। और आप जब लिखें, जब आप थीसिस लिखें, जब आप काम करें तो आप इस अंदाज से करें कि पढ़ने वाला जो है उस पर वो, जब आपका डिफेंस हो तो वो आपको खुद आपको अप्रिशिएट करें। मैं इसकी अपनी लाइफ की एग्जांपल देता हूं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ, मैं सेकंड डिवीजन एमए इंग्लिश था, मेरे साथ बड़े टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज के लोग थे, 18 में से 18वें नंबर पे था, एंड आई वाज द ओनली वन इन द रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी हु कंप्लीटेड हिज डिग्री विद इन 2 years विद थीसिस। और जब आखिरी दिन था, जब मेरा डिफेंस था, मेरे एग्जामिनर ने, यानी कि रिजवाना को इस बारे में इल्म होगा कि एग्जामिनर सबसे ज्यादा थीसिस के डिफेंस में बंदे की खिंचाई करते हैं। मजाहिया वीडियोस इस पे चल रही होती हैं, आप देखें बहुत सी वीडियोस हैं एमएस और बीएडी के थीसिस डिफेंस पे, शोल वाली बड़ी खिंचाई होती है। लेकिन मेरे एग्जामिनर ने आके मुझे थपकी दी। आप अंदाजा लगा लें
कि जहां आप मैदान में उतरे हो, इम्तिहानी ही आपसे कहे वेल डन, मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, तो आपका आपका वो टेम्परामेंट कहाँ पे होगा, आपका मोटिवेशन लेवल कहाँ पे होगा। बात यह कि जब आप एग्जामिनर को एड्रेस करके चीज़ों को देख रहे हैं तो फिर मसला ही कोई नहीं है। यही बात एमए इंग्लिश वालों के लिए भी है कि जब आप पेपर में सवाल का जवाब देते हैं, आप एग्जामिनर को देखें वो आपसे क्या पूछ रहा है, आप चीज़ों को समझाने के हिसाब से करें। ये नहीं है कि जो आपके जहन में आपने लिखना है, बल्कि आपने एक तरतीब से सारी बातें लिखनी है, इस ऑर्डर में लिखनी है कि उसको सारी की सारी बातें समझ आ जाए, आपने उसको समझानी है। उसीलिए मैंने कहा माइंड मैपिंग करनी है, ठीक है। आप माइंड मैप करेंगे, आप सारा प्लान वहां पे तैयार करेंगे, उस प्लान को आप जो है वो फिर एग्जीक्यूट करेंगे। सो फिर लेंथ की बात ही नहीं रहेगी। और एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, घड़ी पे जरूर देखना है। ये नहीं है कि पता चले सर मैं तो 3 लिखे हूँ क्वेश्चन, लेकिन जबरदस्त लिखे हूँ, क्यों जी चौथा क्यों नहीं, सर वो टाइम थोड़ा था। बट टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप एग्जाम से महीना 2 पहले आप अपनी नेट प्रैक्टिस करें, तैयारी करें कि आपने कैसे 3 घंटों में पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अपने हाथों की प्रैक्टिस करें। थक जाता है बंदा, अपने वो क्या कहते हैं, जिस तरह मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी 2 महीने पहले एक्सरसाइज करता है, अपनी फिटनेस को मेंटेन करता है, उसको अपनी फिटनेस मेंटेन करें। एग्जाम से पहले आप जितना टफ टाइम ले सकते हैं ले, लेकिन आखिर में जाके अपने दिमाग पे कम से कम बर्डन डालें ताकि वो फ्रेश और इम्तिहान में बैठें। तो ये बातें थी पढ़ने वालों के लिए। रिसर्च वालों को मैंने जैसे बात की कि रिसर्च वालों आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, कहीं भी किसी लेवल पे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने रगड़े खाए, हमने धक्के खाए हैं, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, रोए नहीं हैं, बल्कि रोने के लिए सब कुछ लोगों ने रुलाने की पूरी कोशिश की है। सो मेरी आपसे भी ये गुजारिश होगी कि रोना नहीं है, खड़े होना है। आपको अभी रिसर्च में जब आप जा रहे हैं ना, तो आपको बड़े बड़े तूफानों का सामना करना है। आपकी मोटिवेशन का बहुत बड़ा टेस्ट होगा, बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। नहीं कर सकते हो, नहीं होता ये टॉपिक, नॉट डूएबल, ढूंढें, कुरेदें, इन्वेस्टिगेट करें, पीछा नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना चिमट जाएंगे उसके साथ, जब आप चिपक जाएंगे, चिमट जाएंगे, तो डेफिनेटली आप कर भी जाएंगे। इसके बाद रिसर्च पेपर की बात जैसे इन्होंने की, एक ने गोल्डन इंग्लिश ने रिसर्च पेपर की बात की, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करता हूँ कि रिसर्च पेपर भी बेसिकली स्मॉल स्केल रिसर्च होती है, उसमें भी यही काम होता है। तो उसको भी आपने इसी तरह इंट्रोडक्शन बनाना है तो बैकग्राउंड स्टडी का लिखना है, और उसके बाद आपने उस हिसाब से लिटरेचर रिव्यू करना है, चीज़ों को देखना है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपने फिर अपना डेटा जो है वो उसको के बारे में बताना है, कौन सा मेथड लगाया, फिर उसको एनालाइज करना है, उसको एक ही तरतीब से, एक ही ऑर्डर से बनाना है चीज़ों को। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि इस हिसाब से कि आपने पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ाई यानी कि देखें, जब आप लिखने के लिए जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 50 पेज डॉक्यूमेंट रहता है जो स्टडी मटेरियल किसी भी किताब पे बनाता हूँ। सॉइल लिंग्विस्टिक्स के लिंग्विस्टिक्स का 200 पेजेस तक चला गया है इस दफ़ा। 50 पेजर 60 पेजर डॉक्यूमेंट होता है। आप यकीन करें कम अज़ कम 250-300 पेजेस उसके लिए मैं पढ़ता हूँ, और पता नहीं कितनी वेबसाइट कंसल्ट करता हूँ, कहाँ से ढूंढता हूँ, तब जाके वो 50 पेजर डॉक्यूमेंट तैयार होता है। वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल सी वजह है कि स्टूडेंट्स की नीड को देखा जाता है कि यार उसकी नीड को फोकस करके ये काम करना है। यही काम, ये हर चीज़ पे जो है ना वो ये चीज़ एप्लीकेबल है। रिसर्च है या एकेडेमिया, लिखना है, तहकीक है या वैसे लिखना है। तहकीक वालों को मैंने बताया कि आप अपनी लाइफ में से एग्जाम्पल्स को ढूंढें, आपको मिलेंगी। और जो लोग अभी इस पेज पे मौजूद है, रिसर्च के मामले में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता है, लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर के मामले प्रॉब्लम आता है, चीज़ समझ नहीं आती, आप फील फ्री टू टॉक टू मी, ठीक है। मेरे पास वाकई में मैं बता रहा हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं किसी को कॉल करूँ, उसका नंबर सेव करूँ मोबाइल पे। बहुत से लोग हैं इधर पेज पे मौजूद हैं जिनके नंबर मेरे पास सेव नहीं होते हैं। कॉल करते हैं, पूछते हैं, चीज़ें बताते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन परमानेंट हेल्प के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप परमानेंट टाइम लेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली उस्ताद है, उसका ब्रेड बटर तो कैसे चलना है ना, वो तो उसका हक है कि उसको आप उसके टाइम की आप उसको जो है ना कोई उसके साथ आप उसकी मदद इमदाद करें, मैं ये कहूँगा। इसके बाद आगे टॉपर्स, जब आप टॉपर तो हो गए, चीज़ों को आपने पढ़ा, समझा, लिख के आगे एग्जाम आपने अचीव कर लिया, जिंदगी में भी आपने टॉपर होना है। अब जिंदगी में कैसे टॉपर होना है, कैसे समझना है? बर्टन रसल अक्सर वो फिलॉसफी एंड लाइफ से रिलेटेड जब बात करता है तो कहता है कि फलसफे की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखिए, जिंदगी में उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आप इन्वेस्टिगेट करें चीज़ों को, उनको देखें, उनके पीछे लॉजिक आप ढूंढें, लॉजिक बिहाइंड द थिंग्स।
मैं यहाँ एक बात बड़ी ज़बरदस्त करता हूँ कि जब आप मीडिया पे जाते हैं, लॉ के लोग, ख़ासतौर पे लॉ, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स के लोग, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम भी किसी रिटन मटेरियल पे फ़ौरन आंखें बंद करके ईमान ले आएँ, तो मेरे ख्याल में हमारी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉ वाले लोग जानते हैं इस चीज़ को कि बहुत से लोग बाहर जाके कसम कैसी कैसी बातें करते हैं, अदालत में जाके वो पानी हो जाते हैं। वहाँ जब उनकी सारे वो सच निकाल दिए जाते हैं, तो एक बात जो होती है, छोटी सी बात होती है, आप मीडिया की बात करूंगा यहाँ पे, थोड़ी सी बताऊंगा कि चीज़ों को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। याद रखिएगा, सियासतदान, उसके बाद दूसरा है मीडिया और तीसरा है मुल्ला। ये तीन वो लोग हैं जिनके पास पावर है, जुबान की ताकत है, और ये जुबान की ताकत के जरिए आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको अपने रास्ते पे लेके जाते हैं। ठीक है, मुल्ला के पास क्या है? मुल्ला ट्रांसलेट करेगा कुरान पाक का नुस्खा, एक स्कूल ऑफ थॉट उठाएगा, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ लिखेगा। ठीक है, अपनी बात को प्रोपेगेट करेगा, दूसरे को नेगेट करेगा। यही बात मीडिया में है, एक को प्रोपेगेट करता है, दूसरे को नेगेट करता है। ठीक है, मीडिया भी यही काम करता है, पॉलिटिशियन भी यही काम करता है। तो आप इस चीज को पहचाने कि वो बेसिकली आपको, आपके माइंड्स को मैनिपुलेट करें। पढ़े लिखे होने के नाते आप चीज़ों को खुद इन्वेस्टिगेट करें। इंसान के जो एक्शंस होते हैं ना, वो उसके अल्फाज से ऊंचा बोलते हैं। आप उसके एक्शंस को देखें, ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है। आप उसके जब एक्शंस को देखेंगे, अल्टीमेटली आप चीज़ों को समझ जाएंगे। कभी भी आंखें बंद करके किसी चीज़ पे ईमान नहीं लेके आ जाना। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर है, ये चीज़ें यही सिखाती हैं आपको कि आंखें बंद करके ईमान नहीं लेके आना। अदब वाला बंदा क्या करता है? किताब उठाता है, अ टेल ऑफ टू सिटीज उठाई, वो कहते हैं जी करंट सिचुएशन के साथ इसको अप्लाई करके दिखाओ। एम फोस्टर ने नावल लिखा अ पैसेज टू इंडिया, अब पाकिस्तान के हिसाब से इसकी एप्लीकेशन बताओ। जी थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर बताओ। टॉयलेट इन दिल्ली, पाकिस्तान के हिसाब से बताओ। वो चीज़ें आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। आपको किसी मीडिया के बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जितने लोग बैठे होते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, उनको झूठ बोलने की तनख्वाह मिलती है। अखबारात के अंदर सिर्फ कोने पे जो एक बात लिखी होती है ना, वो जो आयत और हदीस जो लिखी होती है, उसके अलावा वहां पे कुछ सच नहीं होता। ये सब किसी ना किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। कोरोना वायरस को देख लें किस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है। ये बताते हैं इतने लोग मर गए हैं, ये नहीं बताते कितने लोग ठीक हुए हैं। ये नहीं बताते कि उस बंदे को, मरने वाले बंदे को साथ दिल का भी मसला था, फेफड़ों का भी मसला था, सांस की भी तकलीफ थी, उसको गुर्दों का मसला था, उसको कैंसर था, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनके जो, उनको जो लेके आए हैं, उन्होंने उनके भी तो मकासद पूरे करने हैं। सो आपने चीज़ों को खुद समझना है। मैंने जैसे बात की कि जो बातें बोली जाती हैं उनके पीछे प्रोपेगेंडा जो होता है उसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ जो रीडिंग स्टडी की जो बात की जाती है ना, कि स्टडी और स्मार्ट वर्क की जैसे बात की, फैसल ने भी एक बात की कि मैक्सिमम रीडिंग बट करेक्ट रीडिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे आप, स्टडी करेंगे, चीज़ों को देखें। मीडिया में जब आप चीज़ों को देखते हैं, आप खुद से उनका अंदाज़ा लगाएं। आप ये बात सोचें ना, मुझे एक, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वही लोग, मेरा किसी भी पार्टी के साथ पर्सनली कोई ऐसा मेरी वो नहीं है, एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, कि एक ही न्यूज़ चैनल पर वो लोग जो कल इमरान खान को बहुत अच्छा बता रहे थे, आज वो उसके खिलाफ क्यों हैं? इमरान खान तो वही था। बात यह है कि उनके जो मकासद थे, यानी कि वो यहाँ से पूरे नहीं हो रहे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस मकसद के लिए उनको वो पैसे मिलते थे वो पूरे हो गए। वही मीडिया वाले हैं, वही इमरान खान है। और ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वही जो दूसरा न्यूज़ चैनल है, फॉर एग्जांपल, जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, आज वो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। कल अगर नवाज शरीफ उनके तौक़ुआत पे पूरा नहीं उतरेगा तो क्या होगा? वही नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ना नवाज शरीफ उनके चाचे का पुत्र है, ना इमरान खान उनके मामे का पुत्र है। मफादात उनकी, जिनसे वो फायदा उठाते हैं, बेनिफिट्स की खातिर सारा कुछ कर रहे हैं। सो मीडिया की बातों पे कभी भी कान नहीं धरना। मीडिया एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो मैसेज को मैनिपुलेट करता है, राय वार करता है। कैसे राय वार करता है? यही तरीका है राय वार करने का।
कि वो किसी को क्या कहते हैं, बात से बदनाम बुरा, बार बार उसके बारे में बात करेंगे, तस्करा कर करके, तो वो अवाम के दिलों दिलों में हमदर्दियाँ क्रिएट कर देते, लेकिन बात कुछ भी नहीं होती। इसलिए अपने रेशनल माइंड को इस्तेमाल करें, खुद से सोचें, खुद से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। खुदा वहदहू शरीक पे हम ईमान रखते हैं, हम अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे दीन के अंदर हर चीज़ लॉजिक की बेस पे प्रूवन है, साबित शुदा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पे जिनका हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं, लेकिन वो प्रूवन नहीं होती, लेकिन सुपरस्टिशन पे चाह रहे तो हम उनके ऊपर फौरन ईमान ले आते हैं। बात क्या होती है, हमारा इल्म नाक़िस होता है। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, आपके अंदर क्वालिटीज़ मौजूद हैं। अलमाइटी अल्लाह ने आपको बहुत सी जो है वो खूबियों से नवाजा हुआ है। इंसान वैसे नहीं कहा गया क्राउन ऑफ क्रिएशन है, मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, ठीक है, अशरफुल मखलूकात है, और हर एक के अंदर मुख्तलिफ हैं, डाइवर्स है, मतलब हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। जब हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है तो उसके टारगेट्स, उसके अचीवमेंट भी मुख्तलिफ होंगे। इसलिए ये एक चीज़ तो ये कि नेगेटिव चीज़ों से मोटिवेशन लेनी है। दूसरा, मीडिया पे या किसी चीज़ पे ईमान नहीं लाना, खुद चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, खुद समझना है। जब आप खुद समझेंगे तो अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा।